एक दिन बच्चों ने पिकनिक जाने की बात कही। यह सुनते ही अंकिता की रूह कांप गई, क्योंकि उसे एक पुराना किस्सा याद आ गया। ये बात तब की है जब अंकिता 10वीं क्लास में पढ़ रही थी। एक दिन टीचर ने पिकनिक का प्लान बनाया था। अपने सभी दोस्तों के साथ अंकिता ने भी जाने के लिए हाँ कर दी। पिकनिक पर जाना था पावागढ़। पूरा स्कूल पिकनिक जा रहा था, इसलिए करीब 30 बस सभी बच्चों को ले जाने के लिए तैयार थी। अंकिता अपने दोस्तों के साथ सबसे पीछे वाली बस में बैठ गई। सभी हंसते मस्ती करते हुए बस से जा रहे थे। तभी कुछ दूर जंगल के पास पहुंचकर उसी बस से तेज आवाज आई। ये वक्त रात के करीब 1:30 बजे का था। ड्राइवर गाड़ी से बाहर निकला तो उसे पता चला कि टायर फट गया है। ड्राइवर ने सबसे कहा कि बस का टायर बदलने में करीब 2 घंटे लगेंगे, आप सब नीचे उतर जाइए, मैं इसे बदल देता हूँ। आप लोग पास के ढाबे में जा सकते हैं, वहाँ गर्म गर्म चाय पी लीजिए और मैं इस टायर को फटाफट बदलने की कोशिश करता हूँ। ड्राइवर की बात सुनकर सभी बस से उतर गए और पैदल चलते हुए पास के ढाबे में पहुंचे। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति चाय बना रहा था। इतनी रात को ढाबा खुला हुआ और किसी इंसान को चाय बनाते देख सबको हैरानी हुई। उस बूढ़े इंसान ने कहा, आप सब चाय पी लीजिए, यहाँ अक्सर लोगों की गाड़ी खराब हो जाती है, इसलिए मैं भी अपना ढाबा हरदम खुला रखता हूँ। आप जैसे राहगीरों को कुछ मदद हो जाती है। उनकी बात सुनकर सबने चाय का ऑर्डर दे दिया। उन्होंने कुछ ही देर में सबके लिए चाय बनाकर मेज पर रख दी। चाय पीते हुए अंकिता की आंखें एकदम ढाबे की छत की तरफ गई। वहां अंकिता ने एक औरत को सफेद रंग की साड़ी में खुले बाल लहराते हुए देखा। कुछ देर बाद वो जोर जोर से हंसने लगी। भले ही हंसने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन अंकिता ने उसे मुंह खोलकर हंसते हुए देखा था। ये सब देखकर अंकिता ने डर के मारे आंखें नीचे झुका लीं। कांपते हुए किसी तरह से अंकिता ने चाय दोबारा पीना शुरू ही किया थी कि उसी वक्त जोर जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज जंगल की ओर से आई। ढाबे में बैठे हुए सभी बच्चे और टीचर उस आवाज को सुनकर डर गए। सबको डरा हुआ देखकर उस बूढ़े इंसान ने कहा कि मैं देखकर आता हूँ क्या हुआ है, आप लोग यहीं बैठे रहो। इतना कहकर वो आवाज की तरफ बढ़ गया। तभी एक लड़की को खून की उल्टी लगातार होने लगी। उसको देखकर सबकी हालत और खराब हो गई। उसी समय एक टीचर ने कहा कि तुम सब आग जलाओ और उसके बगल में बैठ जाओ। सबने मिलकर आग जलाई और गोल घेरा करके बैठ गए। टीचर ने सख्त लहजे में सबसे कह दिया कि अकेले कोई कहीं नहीं जाएगा। वैसे भी सब इतना डरे हुए थे कि अकेले कहीं जाने की हिम्मत हो नहीं रही थी। आग के पास बैठे बैठे 3 बज गए। तब कहीं जाकर वो बूढ़ा इंसान जंगल से लौटकर आया। उसने सबकी तरफ देखा और कहा कि उस चीख को सब भूल जाना, नहीं तो जीना मुश्किल हो जाएगा। इतना कहकर वो ढाबे के अंदर चला गया। तभी ड्राइवर भी टायर बदलकर बस लेकर ढाबे के पास पहुंचा। सभी लोग भगवान का नाम लेते हुए उस बस में बैठ गए। टीचर ने बस में बैठते ही सबको कहा कि कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा, सीधे सब सो जाओ। टीचर की बात मानकर सब चुपचाप बस में ही सो गए। उसके बाद पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे और करीब 1 हफ्ते बाद घूमकर आ गए। पिकनिक में किसी ने दूसरे बस के बच्चों से उस रात के बारे में कुछ नहीं कहा, क्योंकि टीचर ने मना किया। लेकिन पिकनिक से लौटते ही सबने अपने दोस्तों और दूसरी क्लास वालों को इस भूतिया घटना के बारे में बताया।
आज पिकनिक का नाम सुनते ही यही भूतिया ढाबे की कहानी अंकिता के मन में आ गई और बच्चों को पिकनिक भेजने से उसे डर लगने लगा। सोनपुर नाम का एक बड़ा सा गांव हुआ करता था जहां अधिकतर खेतीबाड़ी करने वाले किसान रहा करते थे। वहीं गांव के पास ही घने जंगलों के बीच पीपल के पेड़ में एक भूत रहा करता था। भूत दिन भर तो गायब रहता, लेकिन रात होते ही वह गांव वालों को खूब परेशान किया करता था। रात होते ही भूत पूरे गांव के चक्कर काटने लगता और कभी किसी के पशुओं को नुकसान पहुंचाता तो किसी किसान को इतना डराता कि वो रात भर सो नहीं पाता। भूत के डर से शाम होते ही गांव में सन्नाटा फैल जाता और रात को कोई भी घर से बाहर नहीं निकला करता था। एक बार भूत से परेशान गांव के लोगों ने एक बहुत बड़े साधु को गांव में बुलाया और उनसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए गुजारिश की। गांव वाले साधु को उस पेड़ के पास ले जाते हैं जहां भूत का वास होता है। साधु अपने जप और तप से भूत को काबू करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वह उसके हाथ नहीं आता। अंत में साधु भूत पर काबू पाने की युक्ति निकाल लेता है और सब गांव वालों से कहता है कि ये भूत केवल रात के अंधेरे में निकलता है, जिसका अर्थ है कि इसे दिन की रोशनी से डर लगता है और रोशनी के सहारे ही भूत से छुटकारा पाया जा सकता है। साधु की बात सुनकर सभी गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। रात को जब भूत पेड़ से निकलकर गांव में प्रवेश करता है तो किसान हाथों में मशाल लिए चारों ओर उजाला कर देते हैं। रोशनी को देखकर भूत डर जाता है और वापस पेड़ की ओर भाग जाता है। वहीं गांव वाले भी उसके पीछे पीछे पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। रोशनी में साधु भूत को पेड़ से बांध देता है और फिर गांव वाले भूत को उस पेड़ के साथ ही जला देते हैं। इस तरह से गांव वालों को भूत की समस्या से निजात मिल जाता है। सालों पहले रामनगर गांव के पास के घने जंगल में राजू नामक तांत्रिक रहता था। उसे अपनी विद्या और ज्ञान पर खूब घमंड था। उसका कहना था कि वो चाहे तो सभी को अपने काबू में कर सकता है। साथ ही तंत्र विद्या की मदद से किसी को जान से मारने की कला भी उसे खूब आती थी। उसी दौरान रामनगर गांव के युवा एक एक करके गायब हो रहे थे। कुछ समय बाद ग्रामीणों को समझ आया कि सभी जवान लोगों को तांत्रिक अपनी विद्या से काबू करके खत्म कर रहा है। इस बात से परेशान होकर सभी ग्रामीणों ने चर्चा की और यह फैसला लिया कि वो सब मिलकर तांत्रिक को मार देंगे। अपनी इस योजना को अंजाम देने के लिए एक दिन सभी ग्रामीण मिलकर तांत्रिक के घर पहुंच गए। उस समय तांत्रिक किसी पूजा में बैठा हुआ था। इसे अच्छा मौका समझते हुए सभी ने उसे एक कुर्सी से बांध दिया और उस पर आग लगाकर वहां से चले आए। ग्रामीणों के मन में हुआ कि तांत्रिक उसी आग की लपटों में झुलस जाएगा और उससे उनका पीछा छूटेगा। हुआ भी ऐसा ही। करीब 4 से 5 साल तक सभी लोग अपने गांव में हंसी खुशी रहने लगे। अचानक एक दिन 4 लड़के अपने शहर से घूमने के लिए कहीं जा रहे थे। तभी बीच में रामनगर गांव पड़ा। रात बहुत हो चुकी थी तो उन्हें लगा कि थोड़ा वक्त यही गुजार लिया जाए। चारों लड़के रामनगर के जंगल में ही रुक गए। उन्हें जंगल में कुछ घूमने का मन हुआ तो वो आगे बढ़ने लगे और बढ़ते बढ़ते तांत्रिक जहां रहता था वहां पहुंच गए। पूरे घर में मकड़ी के जाल लगे हुए थे। तभी एक लड़के को आधी जली हुई कुर्सी नजर आई और वो बिना कुछ सोचे समझे उस पर बैठ गया। बैठते ही उसके अंदर तांत्रिक की आत्मा घुस गई। अब लड़का जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा कि अब मैं सबसे बदला लूंगा, पूरे गांव में आग लगाकर सबको जला दूंगा। अपने दोस्त को इस तरह का बर्ताव करते देख अन्य 3 लड़के डर गए और वहां से गांव की तरफ बढ़ने लगे।
सुबह होते ही उन्होंने सरपंच से मुलाकात की और सारा किस्सा सुना लिया। सबसे पहले तो सरपंच ने उन तीनों लड़कों पर खूब गुस्सा किया। उन्होंने पूछा कि तुम लोगों को किसने कहा था वहां जाने के लिए। सरपंच को गुस्सा करते देख लड़कों ने कहा कि आप हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हमें अपने दोस्त को बचाना है। कुछ तरकीब बताइए। थोड़ी देर सोचने के बाद सरपंच ने कहा, अगर वो लड़का कुर्सी से उठता है और खुद को आग लगा लेता है तो शायद तांत्रिक की आत्मा उसे छोड़ दे। सरपंच ने ये बात कही ही थी कि जिस लड़के पर तांत्रिक का भूत घुसा था वो कुर्सी के साथ उड़ता हुआ गांव पहुंच गया। अपने दोस्त को इस हालत में देख उन तीनों लड़कों ने सबसे पहले जाकर उन लोगों से मुलाकात की जिन्होंने तांत्रिक की कुर्सी पर आग लगाई थी। उनसे बात करके सभी लड़के उन्हें अपने दोस्त के पास लेकर चले गए। जैसे ही उनके दोस्त के अंदर बैठे तांत्रिक ने कुर्सी पर आग लगाने वालों को अपने सामने देखा, उसे बहुत गुस्सा आया। गुस्से में तांत्रिक कुर्सी से उठा और उन लोगों पर हमला करने लगा। तभी उन तीनों लड़कों ने तांत्रिक की उस कुर्सी पर आग लगा दी। कुर्सी पर आग लगते ही तांत्रिक उनके दोस्त के शरीर को छोड़कर चला गया। साल 1950 का यह एक चौंकाने वाला किस्सा रानी बाजार का है। यहाँ रामप्रकाश रहता था, जिसकी बेटी को 5 साल की उम्र में कैंसर हो गया। कई डॉक्टरों को दिखाने और इलाज कराने पर भी उसमें किसी तरह का सुधार नजर नहीं आया। होते होते एक रात कैंसर ने उसकी जान ले ली। उस बच्ची की जान रात को करीब 1 बजे गई थी। उसी रात को पास के ही एक गांव की महिला मोहिनी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। मोहिनी के परिवार वालों ने पूरी विधि के साथ उसे अंतिम विदाई दी। अब बच्ची के परिवार वाले भी उसे दफनाने के लिए जंगल की तरफ निकले। जंगल जाते समय अचानक से उस लड़की के शरीर में हलचल हुई। सभी हैरान हो गए कि मृत लड़की का शरीर कैसे हिल रहा है। थोड़ी ही देर में लड़की जिंदा हो गई और उसके परिवार वाले खुशी खुशी उसे अपने साथ घर ले आए। किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि उस लड़की के अंदर उसी रात ट्रक से टकराने वाली मोहिनी की आत्मा घुस गई थी। बच्ची जब से मौत से लौटकर आई थी, तब से ही उदास और चुपचाप एक कोने में बैठी रहती थी। एक दिन उसकी माँ ने उसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया और मामा के घर लेकर जाने की बात कही। खाना खिलाकर उसे अच्छे से तैयार करके वो उसे अपने मायके ले गई। रास्ते में वो बच्ची जैसे ही उस ट्रक के हादसे वाली जगह पहुंची तो उसने अपनी माँ को कहा कि मेरा गांव इधर है। माँ ने उसकी बातों पर बिल्कुल गौर नहीं किया और उस बात को हंसी में टाल दिया। कुछ ही देर में वो अपनी बेटी के मामा यानी अपने भाई के घर पहुंच गई। 1-2 दिन बाद मामा जी के घर के आसपास ही बच्ची के अंदर घुसी मोहिनी को अपनी पड़ोसन सिमरन दिखी। उसने जोर से उसे नाम से पुकारा। सिमरन ने पलटकर देखा तो एक छोटी बच्ची थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस लड़की को मेरा नाम कैसे पता है। तभी मोहिनी ने अपने साथ बीती सारी बातें उसे बता दी। उसने कहा कि मेरे परिवार वालों ने मेरी मौत से ही पहले मुझे जला दिया था, इसलिए मेरी आत्मा भटक रही है। उसी दिन इस लड़की की भी मौत हो गई थी, तो मैं इसके शरीर में घुस गई। सिमरन ने ये बात अपने गांव जाकर सबको बता दी। पूरे गांव वाले और उसके रिश्तेदार मोहिनी से मिलने के लिए उसी बच्ची के मामा के घर के पास पहुंच गए। उस लड़की के अंदर रह रही मोहिनी की आत्मा ने सबको एक एक करके पहचान लिया। कुछ देर बातें करने के बाद वो अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चली गई। अब उस लड़की की माँ बच्ची को घर में न देखकर परेशान थी। जब उसे पता चला कि वो कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव गई है,
तो वो उसे बुलाने के लिए चली गई। अपने परिवार के साथ खुश मोहिनी ने वापस आने से मना कर दिया। पास के ही लोगों ने उसे समझाया कि तुम्हें दोनों परिवार के साथ रहना चाहिए, इससे सभी को खुशी मिलेगी। तुम किसी एक परिवार को दुखी नहीं कर सकती हो। इस बात को सुनने के बाद लड़की के शरीर में रह रही मोहिनी अपनी मां के साथ वापस आने के लिए राजी हो गई। अब वो दोनों परिवारों के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सालों पहले माधोपुर और श्यामपुर के जंगल तक भूत प्रेत की कहानियां फैली हुई थी। पास के ही गांव के लोग इन्हीं जंगलों में अपने जानवर चराते थे, लेकिन भूत के डर से शाम होने से पहले लौट जाते थे। एक दिन राजीव भी उसी जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने के लिए गया था। अक्सर काम से जी चुराने वाला राजीव मजबूरी में जंगल आया था, इसलिए उसका मन घास काटने का बिल्कुल भी नहीं था। जंगल में आसपास उसने देखा कि घास नहीं है, क्योंकि सारी गायत्री घास खा गई थी। अब वो मरे मन से आगे बढ़ने लगा। जाते जाते वो करीब जंगल के बीच में पहुंच गया था। वहां काफी हरी घास और पत्तों से लदे हुए पेड़ थे। पास में ही झरना भी बह रहा था। ये सब देखकर राजीव को और आलस आ गया। उसने सोचा कि कुछ देर पत्थरों पर बैठकर आराम कर लेता हूँ। लेटते ही राजीव गहरी नींद में चला गया और सपने देखने लगा। सपने में ही राजीव जंगल का रास्ता भूल गया था और उसने एक अजीब से आदमी को भी देखा। आदमी की शक्ल इतनी डरावनी थी कि राजीव की नींद खुल गई। डरा हुआ राजीव एकदम उठा और बकरियों के लिए घास काटने लगा। भले ही वो घास काट रहा था, लेकिन उसके जहन से सपने वाले उस डरावने इंसान की शक्ल जा ही नहीं रही थी। राजीव घास जल्दी जल्दी काट रहा था, क्योंकि सूरज लगभग ढलने ही वाला था। उसने कुछ देर बाद दो लोगों की आवाज सुनी। वो दौड़ता हुआ उस आवाज की तरफ बढ़ने लगा। उनके पास पहुंचकर राजीव कहने लगा कि मुझे मेरे गांव जाने का रास्ता बता दीजिए। उसकी बात सुनते ही वो दोनों वहां से एकदम गायब हो गए। उन्हें एकदम से गायब होता देख हैरान राजीव बेहोश हो गया। कुछ देर बाद जब राजीव को होश आया तो उसने अपने सामने वही सपने वाला डरावना आदमी देखा। उसकी आंखें लाल रंग की थी और दांत बाहर को निकले हुए। किसी तरह से खुद को संभालकर राजीव वहां से पागलों की तरह दौड़ने लगा। उसी वक्त एक भालू उससे टकरा गया। उसने ऐसा झपटा मारा राजीव पर कि वो नीचे गिर गया। तभी भालू भी आदमी की शक्ल में आ गया। वो भी अजीब और डरावना था। हाथ टेढ़े-मेढ़े, होंठ कटे हुए और पैर उल्टे थे। इधर जंगल में फंसे राजीव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उधर उसके घर वाले परेशान हो रहे थे। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन राजीव घर नहीं लौटा था। उसका भाई उसे ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल गया। राजीव का भाई एक पैर से ठीक से चल नहीं पाता था, इसलिए मदद के लिए उसके माता पिता के साथ ही गांव के कुछ लोग भी निकल पड़े। जंगल पहुंचने के बाद सबने राजीव के भाई और मां को जंगल के बाहर के हिस्से में ही रुकने के लिए कहा और खुद टॉर्च और कुछ हथियार लेकर अंदर चले गए। करीब 3 से 4 घंटे तक सबने जंगल के चारों ओर उसे ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बस अब जंगल का अंदरूनी और घना हिस्सा ही बचा था। रात के 4 बज रहे थे, इसलिए सबने सुबह होने का इंतजार करने का फैसला लिया और कुछ देर जंगल में ही बैठ गए। सुबह होते ही सब आगे बढ़े और राजीव की तलाश शुरू की, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिला। सब थक हार कर अपने अपने घर लौट आए। राजीव किसी एक कोने में भूख प्यास से तड़पता हुआ पड़ा था। उसे इतना होश भी नहीं था कि वो कहाँ है।
राजीव का परिवार भी 3 दिन से उसकी याद में परेशान थे। राजीव के भाई के मन में हुआ कि वो पक्का कहीं मुसीबत में ही होगा। अब मुझे भगवान को याद करना चाहिए। उसने तुरंत नीम के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। भाई लौटेगा कहते कहते किसी तरह से उसने गड्ढा खोद लिया। अब रोज सुबह वह उस गड्ढे में जल और दूध चढ़ाता था। उसका मानना था कि उनके देवता उसी नीम के नीचे ही रहते हैं। वो रोज सुबह उसी पेड़ के पास बैठ जाता और उसे कोई भी उठाने के लिए आता तो उसे धक्का मार देता था। नीम के पेड़ के नीचे बैठकर राजीव का भाई बस यही कहता था कि मेरा भाई आएगा, उसे मेरे भगवान लेकर आएंगे। राजीव के न मिलने और उसके बड़े भाई की ऐसी हालत देखकर गांव वालों ने एक भगत को बुलाया। उन्होंने कुछ देर ध्यान लगाकर सबको बताया कि राजीव जिंदा है और वो कल घर आ जाएगा। उसकी मदद करने के लिए खुद भगवान जा रहे हैं। कुछ दिनों बाद राजीव किसी की साइकिल में बैठकर घर सही सलामत लौटकर आ गया। उसका शरीर इतना कमजोर था कि उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। करीब 3 बाद उसकी तबीयत ठीक हो गई। अब राजीव के भाई ने पूछा कि तुम्हें क्या हुआ था और किस तरह से तुम बचे। राजीव ने बताया कि उसे जंगल में भूतों ने घेर कर रखा हुआ था। वो ऐसे खतरनाक दिखते थे कि याद करते ही डर लगता है। आवाजें भी अजीब अजीब सी निकालकर मेरे चारों तरफ नाचते रहते थे। मुझे लगता था कि मैं कभी बच नहीं पाऊंगा उन भूतों से, लेकिन भगवान से खुद को बचाने की मिन्नतें भी करता था। तभी ऐसा लगा मानो भगवान ने उसकी पुकार सुन ली हो। उस दिन घोड़े के पैरों की आहट और उसके हिनहिनाने की आवाज आई। सभी भूत ये सुनकर शांत हो गए। घोड़े पर एक आदमी भी सवार था। उसके हाथों में तलवार थी। उसे देखते ही सारे भूत भागने लगे। वो अपनी तलवार से एक एक को मारते हुए आगे बढ़ रहे थे। फिर उस घुड़सवार ने मेरी तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुम्हारे लिए ही आया हूं। अब किसी तरह की चिंता मत करना। सुबह होते ही तुम्हें कोई न कोई लेने आ जाएगा, अभी तुम आराम करो। राजीव ने आगे कहा कि उनकी इतनी बात से ही दिल को सुकून मिल गया था। वहां से सारे भूत भी भाग चुके थे, इसलिए मैं बिना किसी डर के सो गया। सुबह जैसे ही मेरी आंख खुली तो वहां एक साइकिल वाला इंसान था। उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर कहा कि तुम्हारा घर कहाँ है, बता दो, मैं तुम्हें वहां पहुंचा दूंगा। उसके बाद वो मुझे घर ले आया। दोस्तों, अगर आपको डरावनी कहानियां पढ़ने का शौक है तो आप हमारी हॉरर ई बुक खरीद सकते हैं। इसमें आपको डरावनी कहानियां डरावनी चित्रों के साथ मिलेगी, जिससे कहानी पढ़ने में ज्यादा मजा आएगा। इस ई बुक की कीमत मात्र 49 रुपए है। इसे खरीदने के लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें।